आज आपके नाम डॉक्टर अख्तर सिंधु अपने मेहमान के साथ हर पीर की शाम यूके टाइम 5 बजे, पाकिस्तान टाइम 10 बजे देखना मत भूलिएगा, सिर्फ और सिर्फ GSTV यूके पर। इस प्रोग्राम के लिए हमारे साथ ताउन किया है लाहौरी डेरा, स्टॉकपुट रोड, मैनचेस्टर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज आपके नाम GSTV यूके में अख्तर सिंधु आपसे मुखातिब। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो हमारे साबका प्रोग्राम से बिल्कुल डिफरेंट है। आज सुखन फ़रोग़ की महफ़िल हमने सजानी है और इस महफ़िल के जो एक चीफ जो हैं हमारे पास, जो गेस्ट हैं, वो हैं डॉक्टर जवाद जाफ़री जी। डॉक्टर जवाद जाफ़री साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं डॉक्टर साहेब? बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर जवाद जाफ़री साहब आज हमारे मेहमान हैं। उर्दू शेर व अदब में उनका बहुत बुलंद मुकाम है। शेर व अदब के उस्ताद हैं, प्रोफेसर ऑफ उर्दू, कई शेरी मजमुओं के खालिक हैं, सदारती अवार्ड हासिल कर चुके हैं, बहुत से गायक आपका कलाम गा चुके हैं और मेरा ख्याल है कि हम उनसे गुफ्तगू के दौरान में पूछेंगे कि उनका ज़िंदगी का जो सफ़र है वो कैसे गुज़रा। हमारे पास कुछ तस्वीरी झलकियाँ हैं डॉक्टर जवाद जाफ़री के हवाले से, आइए झलकियाँ देखते हैं। जी नाज़रीन, आज आपके नाम हमारे आज के मेहमान डॉक्टर जवाद जाफ़री साहब, बड़ी खुशी का मुकाम है कि आज वो हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, 26 किताबों के आप मुसन्निफ़, 24 किताबें और कई किताबें ज़ेरे तबाह होंगी लाज़मी तौर पे, और एक ये सफ़र जो है वो आपने चूड़काना से शुरू किया, जिसको फ़ारुखाबाद कहते हैं, सच्चा सौदा, जहाँ पे गुरु नानक की धरती, और वहाँ से फिर शेखुपुरा, गवर्नमेंट कॉलेज शेखुपुरा के बाद फिर पंजाब यूनिवर्सिटी, और उसके बाद फिर आपको सदारती अवार्ड से नवाजा गया। तो इतना ये जो सफ़र है ये कैसा रहा, हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं। सफ़र तो ज़ाहिर है डॉक्टर साहब, शुक्रिया पहले तो आपके टेलीविज़न का कि आपने मुझे दुनिया भर के नाज़रीन से मुलाकात का मौका फ़राहम किया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका और आपके टेलीविज़न का। रहा सफ़र तो ज़ाहिर है कि सफ़र कैसा भी हो, सफ़र तो उसमें मतलब आसानियाँ भी होती हैं, मुश्किलें भी होती हैं। सफ़र में अहम फ़ैसले भी करने पड़ते हैं। अगर इसे हम करियर का सफ़र समझें तो मैं समझता हूँ कि दुनिया का कोई आदमी भी हो, ख़्वाह वो आर्टिस्ट हो, ख़्वाह वो शायर हो, ख़्वाह वो कोई भी उसका प्रोफ़ेशन हो, अपने प्रोफ़ेशन में, करियर में बरवक़्त और दुरुस्त फ़ैसले जो हैं वो सफ़र को समरवर करते हैं। और एक छोटे से शहर से उठना, एक छोटे से शहर से, और आपने उसकी जो एक और तौजीह की है सच्चे सौदे की, सच्चा सौदा हम उसको कहते हैं, वो तो वैसे भी एक इंटरनेशनल प्लेस है, हमारे शहर के बिल्कुल साथ ही है वो। और
दुनिया भर के लिए वो, ख़ास तौर पे हमारी सिख कम्युनिटी के लिए वो एक बहुत ही मुतबर्रक जगह है। जैसे हमारे लिए करबला हो या नजफ़ हो या मदीना हो, तो इस तरह उनके लिए ये जगह बहुत ही उनके मजहबी एतकादात में बहुत बुलंद दर्जा रखती है। उन्हीं फिजाओं में खेल के हम बड़े हुए, वहीं पले बड़े, इब्तदाई तालीम, फिर जो ग्रेजुएशन है वो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज शेखुपुरा में की। और जब हम मेरा ख्याल है कि हम वहाँ से पढ़ के आ गए थे और आप वहाँ उस्ताद बन के आए थे। एक मुलाकातें मुझे वो याद है कि उस कॉलेज से हमारा तो यानी तलामज़ा का रिश्ता है और आपका असातिज़ा का रिश्ता है उस कॉलेज से। तो आपकी मोहब्बत है। हाँ, उस कॉलेज में हम तो यानी किताबें हमने कभी देखी नहीं थी, यानी वो किताबें जिन्हें किताबें कहा जा सकता है। ये नहीं कि कुलियात इकबाल तो मिल जाता था घर में, या अनीस का कोई कुलियात मिल गया या कोई मजमुआ, लेकिन दरअसल किताबें हमने गवर्नमेंट कॉलेज शेखुपुरा की देखी कि किताबें होती क्या है। तो हम तो मतलब भूखे प्यासों की तरह हमने किताबों के साथ रवैया रखा और एक तरह से यलगार कर दी उन किताबों पे, और वो तकरीबन 4 सालों में सारी पढ़ ली थी हमने। बल्कि हम जाके कहा करते थे लाइब्रेरियन से कि भाई सारी हमने पढ़ ली हैं, अब कोई नई किताबें मंगवाएं। तो शेखुपुरा कॉलेज जो है वो बुनियादी अदारा है जिसने हमें लिखने पढ़ने की तरफ माइल किया। वहाँ ऐसे असातिज़ा मौजूद थे जिन्होंने हमारे अंदर लिटरेचर के लिए तड़प पैदा की और हमारी तरबियत की। जैसे कि मैं चाहूँगा चौधरी नज़ीर हुसैन साहब का नाम लेना। वो फ़लसफ़े के उस्ताद थे और मैंने फ़लसफ़े में दाखिला लिया था, लेकिन 2 साल मेरी सरगर्मियाँ देखने के बाद वो इस नतीजे पे पहुँचे कि तुम्हें फ़लसफ़े में नहीं, लिटरेचर में आगे बढ़ना चाहिए। और मैंने फिर उनकी हिदायत को तस्लीम किया। उस ज़माने में असगर नदीम सैयद साहब जो बाद में ड्रामा का बड़ा नाम बने, उस ज़माने में वो वहाँ पढ़ाते थे। एक हमारे उस्ताद होते थे अहमद अकील रूबी, जो उस ज़माने में उनका ज़्यादा रुझान जो था ना वो फ़िल्म दुनिया की तरफ था, और वो उस ज़माने में फ़िल्में लिखते थे, गीत लिखते थे। लेकिन इन 2 टीचरों का वहाँ होना, इन 2 टीचर तो शायद मुनासिब लफ्ज़ नहीं है, 2 तख्लीकी शख्सियत का वहाँ होना, अगरचे ये हमें टाइम नहीं देते थे उस तरह से, या उस तरह से हमें उनसे सीखने के मौके नहीं मिले, लेकिन इनका वहाँ होना ही हमारे लिए बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था। और हमने ख़ास तौर पे इनकी मौजूदगी ने हमारी बड़ी तहज़ीब की, हमारी बड़ी तरबियत की। मैं वहाँ से गोल्ड मेडल लेके निकला और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में आया। यहाँ से आके मैंने ओरिएंटल कॉलेज से मैंने एमए उर्दू किया, और एमए उर्दू के बाद फिर वहीं से पीएचडी की, और वहीं से पीएचडी की मैंने, और डॉक्टर सुहेल अहमद खान साहब की निगरानी में। और इत्तेफाक से आपका चैनल जो है वो यूके बेस्ड है, और मेरी पीएचडी का उन्वान भी यही था, उर्दू अदब यूरोप और अमेरिका में। और मकसद उन अदीबों की काविशों को, तख्लीकी काविशों को ट्रिब्यूट करना था जो यूरोप में और अमेरिका में मुंतकिल हो गए हैं और वहाँ बैठ के भी अपनी ज़बान से मोहब्बत का हक अदा कर रहे हैं। मेरे मकाले के निगरान डॉक्टर सुहेल अहमद खान थे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। बड़े आदमी थे वो, और बड़े नक़ाद थे, बड़े शायरी उनके 2-3 मजमूए हैं नज़्मों के। नज़्म में तो शायद उनको उस तरह से नहीं लिया, हमारे क्रिटिक्स ने उनको बुला दिया, लेकिन तनकीद में बहरहाल डॉक्टर साहब एक बड़ा नाम है।
तो हमें डॉक्टर सज्जाद बाकर रिजवी साहब से पढ़ने का मौका मिला। डॉक्टर सुहेल अहमद खान हमारे उस्ताद हैं और डॉक्टर ख्वाजा ज़करिया साहब हमारे असातिज़ा में शामिल हैं, और इसी तरह डॉक्टर तहसीन फिराकी और बड़े बड़े नामवर असातिज़ा से हमने इल्म हासिल किया, उनके जूते सीधे किए हमने। बाकी जाहिर है कि मेरी जो 24-25 किताबें शाया हुई हैं, इनमें कोई 9-10 शेरी मजमूए हैं। बाकी किताबों का ताल्लुक तनकीद और तहकीक से है। मैंने बड़ा कोशिश की है। डॉक्टर साहब, एक गज़ल के लिए सामीन की फरमाइश है कि कोई गज़ल जो है वो पहले कोई सुनाएं, ताकि उसके बाद फिर कोई सिलसिला ऐसा शेर शायरी, क्योंकि लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कोई गज़ल सुनाएं। जी ज़रूर ज़रूर, मैं चंद अशआर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। आपके वसीले से जिन्होंने फरमाइश की है, जो सुन रहे हैं, उनकी खिदमत में चंद अशआर देखिए। हमारे घर में किसी को भी ये गुमान नहीं था। वाह। हमारे घर में किसी को भी ये गुमान नहीं था कि कट रही थी जहां उम्र, मैं वहां नहीं था। वाह 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 वाह। हमारे घर में किसी, शुक्रिया, हमारे घर में किसी को भी ये गुमान नहीं था वाह। कि कट रही थी जहां उम्र, मैं वहां नहीं था। शेर देखिए कि मेरे शरीके सफर को भी ये खबर ना हुई। वाह वाह वाह। मेरे शरीके सफर को भी ये खबर ना हुई, मैं चल रहा था, मेरा दिल रवां दवां नहीं था। वाह 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 वाह, बहुत खूब। मेरे शरीके सफर को भी ये खबर ना हुई, मैं चल रहा था, मेरा दिल रवां दवां नहीं था। तमाम उम्र मेरी हड्डियां जलाती रही। वाह वाह वाह। तमाम उम्र मेरी हड्डियां जलाती रही, एक ऐसी आग के जिसका कोई धुआं नहीं था। धुआं नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या कहने, क्या कहने। तमाम उम्र मेरी हड्डियां जलाती रही, एक ऐसी आग के जिसका कोई धुआं नहीं था। वाह वाह वाह। लगा रहा था वो जिस खाके बेसमर में मुझे, वाह वाह वाह, खूबसूरत लगा मिसरा रहा था वो जिस खाके बेसमर में मुझे, जी। वो मेरी आबो हवा मेरा खाकदा नहीं था। वाह 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 लगा रहा था, शुक्रिया, लगा रहा था वो जिस खाके बेसमर में मुझे, वाह। वो मेरी आबो हवा मेरा खाकदा नहीं था। शेर, आपकी नजर शेर है कि तमाम उम्र जो अंदर के रुख पे ताजा रहा। वाह 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 वाह, तमाम खूबसूरत मिसरा है। उम्र, तमाम उम्र जो अंदर के रुख पे ताजा रहा, वाह। वो एक जख्म किसी आंख पर आया नहीं था। हाँ 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 हाँ, वाह 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 वाह, क्या बात, तमाम क्या उम्र बात। जो अंदर के रुख पे ताजा रहा, वो एक जख्म किसी आंख पर आया नहीं था। वाह वाह। और मक्ता देखिए कि तमाम हो गई जब उम्रे रायगा तो खुला। वाह वाह वाह। तमाम हो गई जब उम्रे रायगा तो खुला। जवाज जाफरी ये तो मेरा जहां नहीं था। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात, क्या बात। तमाम हो गई जब उम्रे रायगा तो खुला। वाह जवाज जाफरी ये तो मेरा जहां नहीं था। वाह वाह वाह। हमारे घर में किसी को भी ये गुमा नहीं था कि कट रही थी जहां उम्र, मैं वहां नहीं था। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत जवाद जाफरी साहब।
और हम आपसे बार बार कई गज़लें सुनेंगे, साथ थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू करते रहेंगे, क्योंकि आपकी ये खूबसूरत धमकी है। शायरी जो है वो हमने कई गुलकारों से सुनी, और आपकी जो अपने आप जो शेरी बयां हैं और शेरी सुखन है, उससे तो आपकी ज़ुबान से तो बिल्कुल कोई एक लुत्फ़ ही और होता है। तो आप ये जो शुक्रिया। अंदर की बात है कि जो एक शायर के अंदर के जो ज़ख्म होते हैं और जो दूसरे जो सोसाइटी का दर्द होता है, और उसके बाद फिर दुनिया का दर्द है, क्योंकि आपकी शायरी में जो एक अमन बहुत है और अमन के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा शायरी की है। तो ये पूरी जहान के दर्द जब इंसान अंदर समेट लेता है, तो वो एक उसकी कैसी शख्सियत सामने आती है? क्या उसको आप कैसे डिपिक्ट करेंगे? कैसे आप उसको बयान करेंगे? हजूर शायरों का कमाल ये होता है कि वो सभी के जख्मों के लिए मरहम बनते हैं, लेकिन अपने जख्मों की नुमाइश नहीं करते। वाह, वाह! वाह, वाह! वाह, वाह! हम अपने जख्मों को हम छुपा के रखते हैं, उनके तज़किरे भी नहीं करते हम। और शायर को असल में मुझे ऐसे लगता है, आप खुद भी बड़े अच्छे शायर हैं, मुझे यूं लगता है कि शायर को अपनी शख्सियत गिरा के नए सिरे से बनानी पड़ती है। वाह! और शायर बड़े बाकमाल लोग होते हैं। शायर इसी शरीर के अंदर से एक नया आदमी दरियाफ्त कर लेते हैं। वाह! वाह! माँ बाप जो हैं उसका नाम शबीर हुसैन खान रखते हैं, जी, लेकिन वो जोशमली आबादी बन के बाहर आता है। क्या बात! क्या तो बात! अपने आप को डिस्कवर अपने आप को डिस्कवर करना, अपने आप की को तलाश करना, अपने आप की मार्फत, जब तक अपनी मार्फत नहीं होगी सोसाइटी की नहीं हो सकती है। बिल्कुल। तो ये आपका नाम मतलब जो है शायर वो होना लोग आसान समझ लेते हैं। जी, जी। डॉक्टर जवाद जाफ़री का नाम अज़ादार जी जी। हुसैन है। तो अज़ादार हुसैन जो है ये भी अज़ादार कोई हुसैन। जी, बहुत अज़ीम नाम है। तो जवाद जाफ़री इस तरफ आप कैसे, ये नाम कैसे आपका आया? हाँ, हमारे जो अब्बा थे वो नोहे के बहुत उम्दा शायर थे। वाह! अच्छा। और हमारे सारे भाइयों के नाम उन्होंने, वो जो भी सुनता है कि ये हमारे जो असल नाम है, जो भी सुनता है वो दंग रह जाता है। और लेकिन शायर का काम ये होता है कि वो अगरचे नाम वालिदैन की तरफ से दिया गया सबसे बड़ा तोहफा होता है, हुँ। लेकिन सिर्फ शायरों को ये कमाल हासिल है कि वो वालिदैन के तोहफे भी वापस लौटा देते हैं। वाह, वाह! और अपने नाम अपने नाम खुद रखते हैं। वाह! और क्या बात! ये जो अपने आप को दरियाफ्त करने का अमल है, तखल्लुस रखना भी इसी का हिस्सा है। ज़ाहिर जाफ़री मेरा सेम है और जवाज़ जो है, अच्छा मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि मुझे जब शेर कहना शुरू किया तो मैंने सोचा मैं तखल्लुस क्या रखूँ? तो मैंने हसरत तखल्लुस रखा, अज़ादार हुसैन हसरत। अच्छा। फिर थोड़े दिनों के बाद ही मुझे मुझे महसूस हुआ कि इस नाम का तो इतना बड़ा शायर है और मैं जब बिल शेर कहूँगा तो उसके खाते में जाया करेंगे। बिल्कुल, हज़रत मोहानी फिर जो जी। मैंने सोचा कि क्या चाहिए अ, कि जो पहले ना हो, किसी ने रखा ना हो पहले। मैंने बहुत सोच समझ के फिर जवाज़ जाफ़री रखा। तो ये डॉक्टर साहब एक रीबर्थ है आदमी की, जो बिल्कुल। शायर बनना और अपना अपना तख्लीकी नाम रखना, ये मैं समझता दूसरा जन्म है। एक जन्म माँ देती है हमें और एक जन्म हम खुद को आप देते हैं। वाह! ये बड़ी आपने तो खूबसूरत बात इसलिए की कि अपनी अपनी शख्सियत को खुद तलाश करना और खुद तलाश करके उसके मुताबिक नाम देना, तो ये बड़ा एक अज़ीम मरहला है और बड़ी शुरू भी खूबसूरत करें। बात है, अपनी एक मुकम्मल फिर शुरू शख्सियत को रखें। तो हुज़ूर कोई फिर गज़ल, बस एक और गज़ल अता हो प्लीज़। क्या
अच्छा, चले मैं गजल सुनाता हूँ। वैसे मैं तो गुलाबी हूँ, मैं तो चाह रहा हूँ कि आपसे बात की जाए, लेकिन जी, मैं बात से गजल ज्यादा के जो है चांदा वो शार देखिए। हमारे जो सामीन है वो आपसे शायरी ज्यादा सुनना चाहते हैं, अदरवाइज मैं तो आपको पता है गुफ्तगू को पसंद करता हूँ। जी, मैं पेश करता हूँ कि जीते जी इश्क का आजार कहाँ जाता है। वाह वाह। जीते जी जीते जी इश्क का आजार कहाँ जाता है। हम्म। जख्म भरकर भी मेरे यार कहाँ जाता है। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत मतलब है जीते जी। जी इश्क का आजार कहाँ जाता है। जख्म भरकर भी मेरे यार कहाँ जाता है। वाह वाह शेर वाह देखिए वाह कि मैं दरीचे से सरे शाम उसे देखता हूँ। वाह वाह वाह, बहुत मैं खूबसूरत। दरीचे से सरे शाम उसे देखता हूँ। उसे देखता हूँ। फूल लेकर मेरा रहवार कहाँ जाता है। वाह 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 वाह, क्या बात मैं क्या बात। दरीचे से शुक्रिया, मैं दरीचे से सरे शाम उसे देखता हूँ। फूल लेकर मेरा रहवार कहाँ जाता है। क्या जाता है, वाह वाह वाह। शेर सुनिए कि मुझसे जरा हमारे हालात पे भी नजर रखिए जी जी। कि मुझसे लड़ता है वो हर बार गली कूचों में। वाह वाह। मुझसे लड़ता है वो हर बार गली गली कूचों में। कूचों में। जंग लड़ने मेरा सालार कहाँ जाता है। वाह 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 वाह, मुझसे खूबसूरत शेर। लड़ता है वो हर बार गली कूचों में। वाह जंग वाह लड़ने मेरा सालार कहाँ जाता। वाह वाह वाह। और शेर देखिए कि दिन निकलते ही हर एक आंख मुझे पूछती है। वाह। दिन निकलते ही हर एक आंख मुझे पूछती है। रात तू नदी के उस पार कहाँ जाता है। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत, क्या बात क्या बात दिन क्या निकलते बात। ही दिन निकलते ही हर एक आंख मुझे पूछती है। रात तू नदी के उस पार कहाँ जाता है। जब कड़ी धूप मेरे जिस्म को झुलसाती है। जी। जब कड़ी धूप मेरे जिस्म को झुलसाती है। तब तेरा साया दीवार कहाँ जाता है। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत बहुत जब खूबसूरत। कड़ी धूप मेरे जिस्म को झुलसाती है। तब तेरा साया दीवार कहाँ जाता है। डॉक्टर साहब एक शेर आपकी नजर और आपके जी तवसत इरशाद। से सुनने वालों की नजर वाह कि गिर के मक्तल में बिखर जाता है पारा पारा। वाह वाह वाह। गिर के मक्तल में बिखर बिखर जाता है पारा पारा। जा। और मेरा सर भी सरे दरबार कहाँ जाता है। हाँ 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 हाँ, क्या बात गिर क्या के कहने, क्या बात, शुक्रिया कमाल है। सुभान शुक्रिया। अल्लाह, खूबसूरत है, कमाल है। गिर फिर के सुनाओ जी मक्तल शेर। में बिखर जाता है पारा पारा। वाह वाह मेरा वाह सर भी सरे दरबार कहाँ जाता है। वाह वाह जीते वाह जी वाह। इश्क का आजार कहाँ जाता है। जख्म भरकर भी मेरे यार कहाँ जाता है। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। तो शुक्रिया। थोड़ा सा हम आते हैं आपके पीएचडी के मकाले की तरफ, कि आपने मकाला लिखा, और तलत गिल हमारी दोस्त हैं, बहुत अच्छी शायरा हैं वहाँ पे इंग्लैंड में। तो वो बार बार आपको सुन रही हैं और आपको बड़े तहसीन के अल्फाज से याद कर रही हैं। तो तलत गिल जो है वो उनका सलाम आप तक अदाब आपसे कह रही हैं। आप जो आपका पीएचडी का मकाला है उसके हवाले से
थोड़ा सा बताएं कि मेरे ख्याल है यूरोप में जो उर्दू अदब है उसके हवाले से है। उर्दू अदब यूरोप और अमेरिका में। जी जी। तो इसमें क्या आपने देखा है और क्या निकला है आपके मकाले से? डॉक्टर साहब, मैं असल में हमारे देखते ही देखते उर्दू के बड़े बड़े टॉप के अदीब जो थे वो मगरबी दुनिया में जाके बस गए थे। ठीक। आप देखें ना कि अगर हम नावल को ही देखें तो अब्दुल्ला हुसैन से लेके रजिया फसीह अहमद तक वो बाहर जाके बैठ गए थे। अगर हम शायरों में देखें तो साकी फारूकी से लेके सत्यापाल आनंद तक ये नज्म के गजल यानी सत्यापाल साहब तो नज्म लिखते हैं, हमारे शानुल हक हकी साहब यहाँ से चले गए। ये बड़ी यानी उर्दू की जो मतलब मेन स्ट्रीम के लोग थे ये जो बाहर चले गए। अच्छा, गाना लिखने वाले बहुत से लोग फिर बात भी थी कि हमारी जबान भी यूरोप और अमेरिका की जामियात में पढ़ाई जा रही थी, तो मुझे इंटरेस्ट था इस बात में कि जो कुछ बाहर उर्दू ज़बान और अदब के हवाले से लिखा जा रहा है उस सब को कवर किया जाए, उस सारे काम को। तो ये एक तरह का खैर सगाली का पुल था जो मुझे तामीर करा मगरिब और मशरक के दरमियान, क्योंकि गलत फहमियाँ ज़्यादा हैं और इश्तराक कम है मशरक के दरमियान। तो मैंने सोचा तो ज़बान के ज़रिए, तख्लीक के ज़रिए जो मोहब्बतों के पुल तामीर किए गए हैं उनको ट्रिब्यूट किया जाए। अच्छा। तो उसमें जो मैंने इब्तदाई काम मैंने ये किया है कि यानी वास्को डे गामा की जो आमद है गालिबन 1492 है, वो वहां से लेके तो 2004 तक ये जो 500-600 साल 700 साल बनते हैं, इस पूरे अरसे में मैंने देखा है कि पुर्तगालियों की आमद, हॉलैंड के लोगों की आमद, फ्रेंच लोगों की, अपना आखिर में अंग्रेज, इन्होंने जहां पैमाने पे इस्तेहसाल किया, इन्होंने जहां हमारे खित्ते के वसाइल लूटे और जहां इन्होंने हमारे आबा को गुलाम बनाया, वहाँ कुछ अच्छे काम भी हैं जो इनके क्रेडिट्स पे है। और जाहिर है उनमें एक काम हमारी ज़बान को समझना और हमारी ज़बान को, यानी अगर पर्शियन को हटाया तो उर्दू को, गालिबन 1837 में उर्दू को उन्होंने कौमी ज़बान का दर्जा भी दिया हिंदुस्तान में। इसी तरह उन क़वाइद और की किताबों की तादाद सैकड़ों से बड़े हज़ारों में है जो जिन किताबों उन्होंने मुरतब किया है। मेरा इशारा यानी यूरोप के तशरीकीन की तरफ। तो मैंने उस सारे काम को कवर किया एक चैप्टर में, बड़े चैप्टर में। मैंने कहा कि जहाँ लूटमार हो रही थी, जहाँ तिजारत हो रही थी, वहाँ ज़बानें भी लेन देन कर रही थी एक दूसरे के साथ। और आज हम समझते हैं कि हम उर्दू ज़बान जो है उसमें अंग्रेज़ी के अल्फाज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं और शायद ये कोई नौआबादियाती ज़माने में कोई गुलामी अंसुर है। मेरा ख्याल इससे बढ़ के हमें देखना चाहिए कि जिंदा ज़बानें लेन देन करती हैं। आज मैं सिर्फ 2 लफ्ज़ कहना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने नहीं लिए अंग्रेज़ी में हमारे से बाजार, सक्का अंग्रेज़ी लिखने वालों के यहाँ उसी तरह आता है, बाजार ही यूज़ करते हैं। इसी तरह हमारा जंगल जो है वो अंग्रेज़ी में इसी तरह जंगल ही है। और इसी तरह आप देखें पुर्तगालियों के अल्फाज हैं, साबन, तौलिया, खिड़की, अनानास, सारे लफ्ज़ आज भी हमारी ज़बान में ऐसे ही बोले जाते हैं जैसे पुर्तगाल में बोले जाते हैं। सो मैंने इनों की जो उन्होंने जो खिदमात हैं उनकी हमारी ज़बान के रेफरेंस से सिर्फ उर्दू ने
बाकी जो हमारी मकामी ज़बानें हैं उनको भी उन्होंने बहुत प्रमोट किया। जैसे जॉन बीम्स का थीसिस है हमारी मकामी ज़बानों पे। फिर मैंने डॉक्टर ये देखा डॉक्टर है, साहब, एक चैप्टर में मैं निज़ामत का चैप्टर लिखा। जी जी डॉक्टर साहब उसमें एक बात जो है, जो आपने जो शोरा हजरात, जो लोग बाहर चले गए यूरोप में या वेस्ट में, तो हमारे यहाँ जो मुआशरे की जो ऊंच नीच है, जो शिकस्त व रेख्त है, जो एक कॉलोनियलिज्म था, उसमें एक डिप्रेशन था, उसमें एक मज़ामती शायरी भी सामने आती है। मोहब्बत की शायरी, हमेशा शायरी मोहब्बत की तो चलती है, लेकिन जब वो लोग एक आसूदा हाल हो गए, एक मगरब के एक अच्छे मुआशरे में चले गए, तो उनके मौज़ूआत किस तरह के रह गए, या वो फिर वही रवायती शायरी करते रहे? ये बहुत उम्दा बात आपने की। मैं खुद ये बात आपको बताना चाह रहा था कि मेरा एक चैप्टर है जदीद तर्ज एहसास पे, कि जो मॉडर्न सेंसिबिलिटी है उर्दू शायरी तक असर हुई है। तो हैरत अंगेज तौर पे हमारे शायरों ने अपने जहन की खिड़कियां, ये मैं यानी कोई 90-95% शायरों की बात कर रहा हूँ, उन्होंने अपने दिल, जहन और रूह की खिड़कियां मगरिब में बस जाने के बावजूद बंद रखी हैं। उनकी शायरी पढ़ने के बाद ऐसे ही आपको, यानी वो फिजिकली तो आपको लगता है कि हैं अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, सिडनी में बैठ के लिख रहे हैं, लेकिन लगता है कि पत्तों की या शकरगढ़ में बैठ के शायरी हो रही है। तो उन्होंने, मेरा ख्याल है कि इन मुआशरों से को एक कारगाह से ज्यादा अहमियत नहीं दी, वर्क स्टेशन समझा उन्होंने, और वहां जाके उन्होंने मुआशरे के साथ घुलने मिलने की बजाय, इख्तलात करने की बजाय, मुआशरे के साथ इंटरेक्शन करने की बजाय, शायद अंदर सिमट गए, उन्होंने कछुए की गर्दनें अपने अंदर कर ली है। नतीजा ये है कि जो उनके यानी मौज़ूआत हैं वो वही हैं जो बरसगीर लिखी जा रही गजल के हैं। अच्छा, उसकी भी दो वजह है। एक वजह तो माशाल्लाह ये है कि इतनी बड़ी तादाद में जाली शायर अदीब हैं उर्दू के बाहर की दुनिया में, चूंकि मैं तो डॉक्टर हूँ इस काम का, वो इतनी बड़ी तादाद में है कि उनके लिए जो शायरी जाती है तलब को रसद आती है। अब यहाँ बैठे हुए शायर को नहीं पता, जो उनको लिख के दे रहा है, कि इंग्लैंड में बर्फ का मौसम क्या होता है, वहाँ वेस्ट की जो खिजा होती है वो हमारी बाहर से ज्यादा कलरफुल होती है, या वहाँ के यूथ के प्रॉब्लम्स क्या हैं, वहाँ के वालदैन जो अपने बच्चों को डांट नहीं सकते, शौहर अपनी बीवियों को पाकिस्तानी इंडियन स्टाइल में मार नहीं सकते, तो वो किस तरह से, उनके मसाइल हैं क्या, वो अफसाना किसी हद तक उनको यानी एड्रेस करता है किसी हद तक, लेकिन हमारी ने नहीं किया यानी। अच्छा, वहाँ के मौसम नहीं आए, वहाँ के परिंदे नहीं आए, वहाँ के फल नहीं आए, वहाँ के वहाँ पेड़ हैं वो नहीं आ सके शायरी में, रवैये नहीं, बिहेवियर नहीं आए, वहाँ की सीरतें नहीं आई शायरी में, तो कुछ भी नहीं आया। अच्छा, एक वजह तो ये है कि शायरी जाती यहाँ से है ज्यादा, लेकिन दूसरी वजह वो लोग हैं जिनकी वेस्ट में मुंतकिल होने से पहले उनकी सकाफती ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी थी। सही। मसलन आप देखें साकिब फारूकी हैं, यहाँ जब वो यहाँ से शिफ्ट हुए हैं तो वो एस्टेब्लिश पोएट थे, इसलिए आप देखें कि उनकी गजल ऐसे ही है जैसे लिखते गए थे, वहां भी वैसी गजल लिख रहे थे। अलबत्ता उनकी नज्म को पढ़ते हुए थोड़ा बहुत यानी एहसास होता है कि ये इसी मुख्तलिफ मुआशरे के अंदर बैठ के लिखी नज्म है। गजल के भी थोड़े से शायर हैं, जैसे फारिफ है एक शायर, या ये हमारे अपना वदूद हैं, या हमारे अरशद लतीफ़ हैं, और एक आध और होगा जैसे इफ्ती
इफ्ती नसीम अमेरिका में। तो अब ये जो मतलब एक हाथ की उंगलियों पे जा सकते हैं जिन्होंने वहां की सोसाइटी से कोई अमली नौयत का रिश्ता रखा है। तो यही वजह है कि वहां के जो तजर्बे हैं, मैं तो हैरान हूं कि अगर मैं इंग्लैंड में बैठ के गजल लिखूं तो मैं गजल का सारा इनर तब्दील करके रख दूंगा। मैं अगर अमेरिका के किसी यानी शहर में बैठ के गजल लिखूं, जी जी, मेरे ख्याल के मुताबिक क्योंकि अगर हम गजल ये को कहें कि अंदर से तब्दील जो किया मगरब जाता में है। जो मगरब में लोग हैं, अगर वो कहें कि वो अपनी सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, अपने कल्चर से, अपने मुल्क से जुड़े हुए हैं बाहर रह के भी, तो ये कैसा है एहसास? मैं समझा नहीं, सवाल जरा दोबारा रिपीट कीजिएगा। वो लोग जो हैं वो मगरब में जाके शायरी कर रहे हैं रिपीट कर दीजिए। और उन शायरी में सारा अपना पिछला समाज जो है वो आ रहा है। उर्दू के तो क्या वो अपने अपने माजी से या अपने सोसाइटी से, अपने लोगों से जुड़े हुए हैं, अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं, अपने आप को अजनबी महसूस नहीं कर रहे? तो ये कैफियत आपको कैसी लगती है? अच्छा, एक बात सुनिए, ये काम तो वो बर्रे-सगीर में रह के भी कर सकते थे। सही, दुरुस्त। सवाल ये है कि शायरी की बुनियाद होती है तहय्युर, शायरी की बुनियाद होती है तहय्युर पे। अगर अगर मैं अमेरिका में या यूके में घूम रहा हूं तो वहां के दरो दीवार मुझे हॉन्ट नहीं कर रहे, वहां का हुस्न मुझे हॉन्ट नहीं कर रहा, वहां के परिंदे, वहां के आसमानों के कलर, वहां के सूरज का तुलुओ गुरूब, वहां के पार्क और वहां की झीलें, वहां के दरिया, वहां के समंदर मुझे अगर वो अट्रैक्ट नहीं कर रहे, तो तहय्युर मेरे अंदर का जो मर चुका है, तो मैं फिर याद करूंगा उसी रावी के किनारे खड़े होके, शेर मेरे शेर में वही रावी आएगी, वही मतलब पुराने तजुर्बे दोहराए जा रहे हैं। सवाल ये है कि आपकी इस नकल मकानी का गजल को क्या फायदा हुआ? मेरा ये सवाल। दुरुस्त है इस कि नकल आप मकानी का गजल को फायदा जो होना एक चाहिए। उनके गजल पास को नए लोग आए, एक नया मुआशरा आया, एक नई उनके पास जो है वो लफ्ज़ जो है वो लफ्ज़ों की वोकैबुलरी आई, उन्होंने उसको इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा, हम आपसे शायरी सुनना चाहते हैं, एक गज़ल अता हो। जी, मैं शायरी सुनाता हूँ। जी, इरशाद। बल्कि एक और गजल सुनाता हूँ, ज़बानी सुनाता हूँ। ज़मीं पे रोशनी का सिलसिला बनाते हुए, ज़मीं पे रोशनी का सिलसिला बनाते हुए, ज़मीं पे रोशनी का सिलसिला बनाते हुए, मैं लड़ रहा हूँ हवा से दिया बनाते हुए। वाह 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 वाह, ज़मीं पे रोशनी का सिलसिला बनाते हुए, मैं लड़ रहा हूँ हवा से दिया बनाते हुए। वाह शेर वाह सुनिएगा। वाह वाह। महो सितारा की तमजीद कर रहे थे लोग, महो दोबारा। सितारा की तमजीद कर रहे थे लोग, महो सितारा की तमजीद कर रहे थे लोग, मैं उनको देख रहा था खुदा बनाते। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। महो सितारा की तमजीद रहे थे लोग, मैं उनको देख रहा था खुदा बनाते हुए। वाह। और शेर देखिए कि कदीम कूचों को, ये जो अभी मैंने अर्ज किया कि बदलना चाहिए था लिटरेचर को भी, कदीम कूचों को मिसमार करता रहता हूं, वाह। कदीम कूचों को मिसमार करता रहता हूं,
मैं अपने करियाए दिल को नया बनाते हुए। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। वाह वाह वाह, कदीम कूचों को मिस्मार करता रहता हूँ। रहता हूँ। मैं अपने करियाए दिल को नया बनाते हुए। वाह और शेर वाह सुनिए कि अभी से लोग मेरे पीछे पीछे आने लगे। वाह वाह वाह, अभी से लोग मेरे पीछे पीछे आने लगे। अभी से लोग मेरे पीछे पीछे आने लगे। मैं जा रहा हूं नया रास्ता बनाते हुए। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अभी से अभी से लोग अभी से मेरे लोग मेरे पीछे पीछे आने लगे। मैं जा रहा हूं नया रास्ता बनाते हुए। पीछे। जवाज उसी ने, आपकी नजर शेर, जवाज जी उसी जी, ने मेरी इश्तिहा को खल्क किया। वाह जवाज उसी ने मेरी इश्तिहा को खल्क किया। किसी के जिस्म को नेमत कदा बनाते हुए। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। जवाज उसी क्या, ने मेरी इश्तिहा को खल्क किया। वाह 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 किसी के जिस्म को नेमत कदा बनाते हुए। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत। मैं लड़ जी, रहा हूं तो हवा से दिया बनाते। वाह वाह, बहुत खूबसूरत। अच्छा, मुझे ये, पहले हम बात कर रहे थे कि जो मौज़ूआत हैं शायरी के, कि जो वेस्ट में चले गए हैं उनके मौज़ूआत जो हैं वो वही हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं समझते कि जो गम है, जो दुख है, जो दर्द व अलम है, वो शायरी का एक बड़ा पसंदीदा मौजू है, जबकि जो खुशी है ये शायरी का पसंदीदा मौजू नहीं है। और खुशी के ऊपर शेर आपको बहुत कम मिलेंगे, और जो गज़ल का जैसे मानी है और ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें गम का इजहार जो है वो ज़्यादा है। मज़ामत हो, गम हो, इस तरह तारीकी हो, फिराक हो, हिज्र हो, तो वो इस तरह मेरा ख्याल है कि जो वेस्ट में एक मुतमईन ज़िंदगी है, तो उसका क्या मौजू लेंगे वो? बड़ी अच्छी बात है। मैं आपको एक खुशी, यानी जो हमारा ईस्ट का, मशरिक का जो हमारी साइकी है, उस पे एक शेर सुन लीजिए जी, जी। कि कोई और गज़ल हो जाए। हाँ, यानी वो कोई गजल नहीं हो जाए। पहले हम इस पे बात करें कि उसमें यही था कि ये जो खुशी है, मैं मतलब ऐसे नाशाद शहर में रहता हूँ कि दूसरा मिसरा था कि यहाँ मैं एहतरामन शादमा होता नहीं हूँ। यहाँ मैं अच्छा, एहतरामन शादमा शादमा क्या होता बात, नहीं हूँ। क्या बात। अच्छा, असल में बात ये है कि कुछ मौज़ूआत तो डेफिनेटली ऐसे हैं जो इंसानियत के मुश्तरका एसेट्स हैं। मतलब जिस तरह आप कह रहे हैं कि गम है या उदासी है या मायूसी है या रात है, तो इस हिज्र तरह के है। मौज़ूआत कुछ आलमी मौज़ूआत हैं। सवाल ये होता है कि जब कोई नया शायर आता है ना मार्केट में या लिटरेचर में एंट्री करता है, तो फिर वो कोशिश करता है कि नया रास्ता तलाश करें। और जब तक आप अपना असलूब ईजाद नहीं करते, जब तक आप अपना नया रास्ता नहीं, गजल को देखिए, गजल के 2 मिसरे होते हैं हर शेर के, उनको अढ़ाई नहीं किया जा सकता, उनको डेढ़ भी नहीं किया जा सकता। जो कुछ तब्दीली लानी है वो गजल के अंदरून को रोशन करके लानी है। ठीक। तो अब जाहिर है कि उसके लिए हर शायर अपनी, अच्छा, हर शायर अपनी दुनिया भी नहीं बनाता। हम्म। हर शायरों को कोई दिलचस्पी नहीं होती। मोस्टली 99% वो अंग्रेजी के शायर हों, वो फ्रेंच के हों, वो दुनिया के, वो पाकिस्तानी हो, वो इंडियन हो, अक्सरियत को तो ये पता ही नहीं होता कि नई दुनिया कैसे बनाते हैं।
बहुत थोड़े शायर होते हैं जो अपनी दुनिया तख्लीक करते हैं, अपना लहजा बनाते हैं। क्योंकि शायरी क्या है, लहजे के अलावा शायरी क्या है? आप बात करते हैं तो तस्वीर के बगैर पहचाने जाते हैं ना कि ये डॉक्टर अख्तर संधू बोल रहे हैं। तो इसी तरह शायर भी जब शेर कहता है तो आप उस नाम देखे बगैर कहते हैं ये तो गालिब का अंदाज है, ये तो फैज का अंदाज है, ये तो इकबाल का अंदाज है। तो मेरा ख्याल है कि मौज़ूआत मुश्तरक होंगे, लेकिन जब तक जिंदगी जमीन पे आखिरी जर्रा डिस्कवर होने वाला बाकी है, तब तक शायरी की अच्छी और नई शायरी की जरूरत जो है वो मौजूद है। बिल्कुल सही। और शायरी होती वो है, शायरी मालूम को मंजूम करने का नाम नहीं है। शायरी तो अंधेरे में छलांग लगाने का नाम है, और अंधेरे से फिर कामयाबी का जुगनू लेके वापस आने का नाम है। मैं तो ये समझता हूँ ये मालूम से नामालूम की तरफ जाता हुआ ये आर्ट है शायरी। तो अगर आपने वही मेरी माँ रो रही है तो मेरी बहन को नींद नहीं आती, और मेरे महबूब की जुल्फें काली हैं और होंठ सुर्ख हैं, अगर यही बातें हमने करनी है तो फिर इस तरह की बातें तो करोड़ों मर्तबा पहले भी कही जा चुकी हैं। शेर होता है जो पूरी शेरी रवायत को बदल दे। मैं आपको एक हफीज होशियारपुरी का शेर सुनाने लगा। जी जी। मशरिक में क्या, हर जगह लोग जिंदगी में सैकड़ों मोहब्बतें करते हैं, लेकिन एतराफ नहीं करते, और मायूब समझा जाता है हमारे मशरिक में कि दूसरी मोहब्बत का इकरार किया जाए। ठीक। लेकिन हफीज होशियारपुरी का शेर सुनिए, जिससे पता चलता है कि शायर किस तरह पांसा पलट देता है चीजों का। कि तमाम उम्र तेरा इंतजार हमने किया, तमाम उम्र तेरा इंतजार हमने किया, इस इंतजार में किस किस से प्यार हमने किया। वाह वाह। तो वाह वाह ये जो वाह वाह। ऐसे जज्बात को पेंट करना जो पहले ना हुए हों, ये शायरी है। वरना तो ये जो मालूम एक जज्बा है, जो प्यार की आपने बात की, प्यार और मोहब्बत या प्यार जो है, और ये जो प्यार का एक जज्बा है, इसका ताल्लुक इंसान के जज्बात के साथ है, एहसासात के साथ है, और ये जवानी का सवाल है या उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी ज़रूरत है, ये क्या है इंसानी? इससे आप सरफ़े नज़र कर सकते हैं, और अगर सरफ़े नज़र नहीं कर सकते तो हमारे जो सोसाइटी में इसकी पजीराई क्यों नहीं हो सकी? देखिए, थ्योरी की हद तक तो मोहब्बत को हमारी शायरी में, लिटरेचर में थ्योरी की हद तक तो बहुत बड़ा वैल्यू और बहुत बड़ी कदर समझा जाता है। बल्कि पुरानी शायरी में, पुराने लिटरेचर में आप देखें, जो आदमी सिपाही है, जिसके पास घोड़ा और तलवार है, शायर की इज्जत है सोसाइटी के अंदर। और दोनों में कदरें ये है, दोनों अपना सर हथेली पे लिए फिरते हैं। सरफरोशी कदरे मुश्तरक है आशिक और सिपाही में। थ्योरी की तो हमको बहुत यानी इज्जत मिलती है, लेकिन चूंकि हमारी सोसाइटी अभी कबायली रवायात से बाहर नहीं आई, और वही रहन सहन है हमारा, जिसमें एक कबीले की औरत पे दूसरे कबीले के शायर ने तशबीब कह दी तो एक बड़ी जंग शुरू हुई जो कई सौ साल चली, यानी सिर्फ उसके हुस्न को मंजूम कर देने से। तो हम अभी उसी कल्चर की तौसी हैं हम लोग। तो इसलिए हमारे यहाँ मोहब्बत का प्रैक्टिकल पहलू जो है वो ज्यादा काबिल कबूल नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अच्छा, शेर, कोई गजल सुनाइए प्लीज। शेर सुनाता हूँ। दो तीन शेर देखिए कि तेरी तलब में
जला डाले आशियाने तक। वाह, तेरी तलब में। तेरी तलब में जला डाले आशियाने तक, कहाँ रहूं मैं तेरे दिल में घर बनाने तक। वाह 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 वाह, क्या बात, बहुत खूबसूरत, क्या बात। तेरी तलब में जला डाले आशियाने तक, वाह कहाँ रहूं मैं तेरे दिल में घर बनाने तक। वाह पलट गए वो जिन्हें अपनी आबरू थी अजीज। वाह पलट गए वो जिन्हें अपनी आबरू थी अजीज। मैं तेरी समत चला आबरू गंवाने तक। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। शेर देखिए कि ये जो मगरिब का तस्वुर मोहब्बत है उस पे शेर है कि मुझे उफुक से परे आशियां बनाना है। वाह मुझे उफुक से परे आशियां बनाना है। मैं तेरी शाख पे हूं बालों पर के आने तक। वाह 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 वाह, क्या मुझे बात, क्या बात। मुझे उफुक से परे आशियां बनाना है। वाह 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 वाह। मैं तेरी शाख पे हूं बालों पर के आने तक, तेरे बदन के खंडर से लिपट के सोचता हूं। वाह, बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया। आला मिसरा, क्या बात। तेरे बदन के खंडर से लिपट के सोचता हूं, खंडर से जाता है एक रास्ता खजाने तक। वाह 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 वाह, क्या बात। और न जाने कितने जमाने गुजर चुके होंगे। वाह, न न जाने जाने कि। कितने जमाने गुजर चुके होंगे, फलक से लौट के मेरे जमी पे आने तक। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, क्या बात। न जाने कितने जमाने गुजर चुके होंगे, सुभान अल्लाह, फलक से लौट के मेरे जमी पे आने तक। वाह। थैंक यू। जी, ये आप मुझे ये बताएं कि आपकी किन किन सिंगर्स ने आपकी शायरी का अपना कलाम गा चुके हैं। ये शायरी गाने के लिए थोड़ी होती है, शायरी तो हाँ नहीं, लेकिन ये एजाज तो होता है ना, क्योंकि तकरीबन गायकी मौसीकी ये भी तो एक शायरी है, इसका रब्त है, एक दूसरे के साथ रिश्ता है। ये जो ये जो अभी मैंने गजल सुनाई है, जी जी। ये हमारे गजल के एक बड़ा बड़ा नाम है, एक अभी फौत हुए पिछले साल, इजाज कैसर साहब। अच्छा, वाह। उन्होंने इस गाया, बाद में बहुत से दूसरे लोगों ने, तो तकरीबन यानी मैडम नूरजहां ने नहीं गाया मुझे, और मेहदी हसन ने नहीं गाया, बाकी तकरीबन सभी लोगों ने गाया है, जो आजकल के भी हैं और जो यानी सीनियर नस्ल थी, तकरीबन सभी ने गाया। वाह, ये बड़े एजाज की बात होती है। लेकिन असल में रेडियो होता था ना, रेडियो उस जमाने में, टेलीविजन, ये तकरीबन मेरे पूरे पूरे मजमूए रेडियो ने रिकॉर्ड करवाए हैं गजलों के। वो अच्छा 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 अच्छा, ये धड़ाधड़ गवाते थे। बहरहाल ये, क्या। मैं तो इसे आप कहते हैं एजाज है तो अच्छी बात है। मैं तो ये समझता हूँ कि हम कारी के लिए लिखते हैं और सफ़े पे छपने के लिए लिखते हैं। दुरुस्त है, लेकिन हर चीज का रिश्ता हर जगह से होता है। आपकी शायरी हवा में भी जाती होगी, परिंदे भी हज उठाते होंगे। अब हमारी समातें या हमारी जो है वो कैपेसिटी वहां पे नहीं है, लेकिन ये जो खुदा की अता है, ये पता नहीं कहाँ कहाँ तक जाती है ये खुशबू। तो आप मुझे अवार्ड के बारे में कुछ बताइए, जो आपको सदारती अवार्ड मिला। बस वो क्या है कि मुझसे अच्छे शायर मौजूद हैं पाकिस्तान में, और मैंने तो इनकार कर दिया था और कहा था कि मुझसे बहुत सीनियर लोग मौजूद हैं, और देने वाले जो है वो मुझसे पहले तो 3 साल नाराज रहे जब मैंने इनकार किया। मैंने कहा नहीं, बहुत अच्छे शायर अभी पढ़े हैं, तो आप मुझे निशाना ना बनाएं, यानी नफरत का। लेकिन वो फिर दूसरे तीसरे साल उन्होंने कहा नहीं, आपका काम जो है, खास तौर पे मैंने जो अमन पे काम किया है ना,
तो अच्छा। उस पे मुझे फिर सदर ममलकत ममनून हुसैन साहब के हाथों जी वो प्रेसिडेंशियल अवार्ड दिया गया। वैसे तो दुनिया में कोई 4-5 अवार्ड मुझे इंटरनेशनल भी मिले हैं मेरी शायरी को, वो सारे अमन पे है। आजकल अच्छा। मेरी जो सोच का जो ज्यादा महवर है वो अमन है दुनिया के लिए, और उसी पे यानी मैं काम उसी पे कर रहा हूँ। मेरे 2 मजमूए हैं, मौत का हाथ कलाई पर है और मुतबादिल दुनिया का ख्वाब। मेरी कोई ख्वाहिश कोई है कि ये नज्म दुनिया कोई जी, नज्म अमन के हवाले से। अमन के हवाले से नज़में तो ज़बानी याद नहीं रहती, लेकिन ये कि शेर सुना देता हूँ, एक गज़ल का शेर सुना देता हूँ जी जी। कि कोई तो खर्च कभी सिक्का-ए गुफ्तार करे, वाह। कोई तो खर्च कभी सिक्का-ए गुफ्तार करे, क्या ज़रूरी है कि हर फैसला तलवार करे? वाह 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 वाह, बहुत तो खूबसूरत, खास बहुत तौर पे खूबसूरत। हमारा जो इंडो पाक का इशू है, हम जब पैदा हो रहे थे ना, तो उन जमानों में एक जंग लड़ी गई थी। जी जी। जब हम जब हम माँ की गोद से निकल रहे थे तो एक जंग उस वक्त लड़ी गई। आधी जंग उस वक्त लड़ी गई जब हम यानी अ, यानी कोई 3.5 जंगें हो चुकी हैं अब तक, जो जी हमारा जी। वजूदी तजुर्बा है, और जो हमारे हम्म। हमसाये में हो रही हैं और दुनिया में खून खराबा है। तो मैंने बड़े डट के मुखालफत की है जंगों की, लश्करों की, आर्म्ड फोर्सेस की, हथियारों की, खास तौर पे जो एटमी और जौहरी हथियार हैं। मेरा कहना है कि इंसान जिसे एक दिन खुद ही मर जाना है, उसे हथियारों से मारने की क्या जरूरत है? वाह 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 वाह, मौत तो पहले बहुत ही उसके खूबसूरत। पीछे पैदा होते ही लग जाती है, तो उसको अननेचुरल एंड उसका क्यों हो? वाह ये वाह। इंसान के बुनियादी जो हकूक हैं, नेचुरल डेथ उनमें से एक होना चाहिए। मेरा ये यानी ख्वाहिश है मेरी कि जी बड़ी मैं उस तरह खूबसूरत। क्यों ना मरूं, मैं उस तरह क्यों ना मरूं जिस तरह मौत मुझे मारना चाहती है, ना कि मेरे घर पे मिसाइल मारा जाए। और वाह। जितना पैसा हर साल हम पूरी दुनिया के ममालिक जंगों पे खर्च करते हैं, हथियारों पे, अगर हम एक साल जंगे रोक दें तो जमीन के साइज के 5 बेआबाद सियारों को आबाद कर सकते हैं। लेकिन इंसान है कि वो इस जमीन को, अच्छा मुझे देखिए, हम हमसे पहले जो इंसानों की अकसाम है, हम तो होमोसिपियन है, और जी। हमने सब हमने हमने तमाम इंसान, हम जैसे जो 5-6 नस्लें और थी, हमने सबका खात्मा किया है। और हम ही अब इस दुनिया पे अपने आप को इस दुनिया के नुमाइंदे समझते हैं, और इस फलसफे की आड़ में हमने परिंदों के दिल दुखा दिए, जानवरों के दिल दुखाए हैं, पानी में जो मखलूकात है उनके दिल दुखा रहे हैं हम। तो ये अशरफुल मखलूकात का जो टाइटल है, इसका हमने बहुत गलत फायदा उठाया, हमने इस दुनिया को बर्बाद करके रख दिया है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी ज़िंदगी में काश एक खुशहाल और एक मुस्तहकम और एक पुरअमन दुनिया देखूं, और फिर मर जाऊं। जी नाजरीन, बड़ी खूबसूरत बातें आपने सुनी डॉक्टर जवाद जाफरी साहब से। और हमारा दिल चाहता है कि ये प्रोग्राम इतना लंबा हो, जुल्फ़े दराज की तरह इसकी जो तवालत हो जाए, ताकि हम उनकी खूबसूरत गुफ्तगू सुनते रहें। और उनकी जो एक तर्ज़ तकल्लुम है और उनका जो अंदाज़ बयान है और इनके जो मौज़ूआत हैं वो इतने खूबसूरत हैं कि दिल के ऊपर जाके लगते हैं। और बहुत आज खूबसूरत हमने बहुत जानदार गुफ्तगू की, और उसमें ख़ास तौर पे एंड के ऊपर हमने देखा कि जो अमन के लिहाज से उनकी जो गुफ्तगू है, मेरा ख़्याल है कि बहुत बड़ा ये मैसेज है। और यूनाइटेड नेशन का चार्टर भी यही कहता है,
और दुनिया के जितने भी कल्चर हैं वो भी यही कहते हैं, मज़हब भी यही कहते हैं, दावे हैं, लेकिन उन दावों की मौजूदगी के बावजूद इंसान एक ऐसा रूप दिखाता है कि जो अशरफुल मखलूकात कहलाने के काबिल नहीं रहता। उम्मीद है कि आप इस मोहब्बत के पैगाम को, अमन के पैगाम को पहुंचाएंगे और सारी दुनिया में हर जगह के जहां जहां पे आप मौजूद हैं, जो डॉक्टर जवाद जाफरी साहब के इस पैगाम को आप सब तक पहुंचाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। इंसानियत जिंदाबाद। बहुत मेहरबानी डॉक्टर जवाद जाफरी साहब। मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने नाजरीन से मुलाकात का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। GSTV UK पर तलत गिल के मेहमान हर मंगल की शाम देखना मत भूलिएगा। पाकिस्तानी टाइम 10 बजे, UK टाइम 5 बजे। इस प्रोग्राम के लिए हमारे साथ ताउन किया है शजीर इंटरप्राइजेज, शीतमिल रोड, मैनचेस्टर।